तो आज की चर्चा का जो विषय है वो है अनएम्प्लॉयमेंट्स मतलब बेरोजगारी। हम सबको पता है कि आज के डेट में क्या सिनेरियो चल रहा है बेरोजगारी का, और यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है देश के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी। वास्तविकता यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट्स का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे, बहुत सारे फैक्ट है इसके पीछे कि आखिर क्या वजह है जो ये बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ इसके बारे में भी देखेंगे कि क्या वो चीज़ें सही है जो हमारी आंखों के सामने दिखती हैं और जो असल में वो होती नहीं है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम लोग जो आंखों के सामने देख रहे हैं कि भाई इतने सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, बहुत सारे अभी आदमी ऐसे मिलते हैं आपके आसपास या आपके रिलेटिव्स में कि वो जब भी बात करेंगे तब इसी के मुद्दे पे बात करेंगे, तो एक नेरेटिव बन जाता है माइंड में कि हाँ भाई सही में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कुछ हद तक ये चीज़ें सही भी हैं, बट कुछ हद तक अगर हम लोग फैक्ट्स की बात करेंगे आगे तो उसके बेस पे भी बात करेंगे कि हाँ ये चीज़ें कितनी हद तक सही हैं और कितनी हद तक गलत हैं। इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे, तो कंट्रोल होगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट्स होता क्या है और एक्चुअल में इसको कैसे डिफाइन किया जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट्स है क्या चीज़। एज पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस ILO, उसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट्स को परिभाषित किया गया। इसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन किया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट हम किसे बोल सकते हैं। तो एक चीज़ क्या होता है ना कि जैसे बहुत सारे हम लोग के सामने आसपास अगल बगल ऐसे लोग मिलेंगे जो क्या कर दिए हैं, एक समय आने के बाद वो लोग जॉब को ढूंढना बंद कर दिए हैं। इट मीन्स वो लोग अब फाइंड नहीं कर रहे हैं जॉब्स को, कहीं खोज नहीं रहे हैं, ना कहीं अप्लाई कर रहे हैं, ना एक्टिव है। तो उनको क्या होता है ना, उनको अनएम्प्लॉयमेंट्स नहीं माना जाता है। हालांकि वो सामने आके बोलेंगे कि हम बेरोजगार हैं, हम पढ़े लिखे हैं, फिर भी हमको नौकरी नहीं मिली, हम बेरोजगार हैं। तो ये चीज़ें नहीं हो सकती है। हम लोग बेरोजगार को तब मान सकते हैं जो कंटिन्यू एक्टिव हो, मीन्स कंटिन्यू फॉर्म अप्लाई कर रहा हो, कंटिन्यू जॉब्स देख रहा हो, पेपर्स दे रहे हो, तो वो कैटेगरी वाले मतलब जो लड़के हैं उनको हम लोग बेरोजगार की कैटेगरी में मानते हैं। और ये जो डिफाइन होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिफाइन किया जाता है कि केवल उन्हीं लोग को रोजगार मानेंगे जो कंटिन्यू एक्टिव होते हैं, और जो एक्टिव नहीं होते हैं, जो काम की तलाश करना बंद कर देते हैं, उनको बेरोजगार नहीं माना जाता है। उनको हम लोग बेरोजगार की कैटेगरी में मानते हैं। और ये जो डिफाइन होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिफाइन किया जाता है कि केवल उन्हीं लोग को रोजगार मानेंगे जो कंटिन्यू एक्टिव होते हैं, और जो एक्टिव नहीं होते हैं, जो काम की तलाश करना बंद कर देते हैं, उनको बेरोजगार नहीं माना जाता है। हालांकि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब व्यक्ति सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश करते हैं और किसी भी प्रकार की नौकरी करने को तैयार होते हैं, लेकिन उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल पाती है, वो लोग बेरोजगार कहलाते हैं, उनको बेरोजगार की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद हम लोग को देख लेते हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा इसके बारे में शॉर्ट व्यू में देखेंगे कि टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट्स। यह क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, एक बड़े स्तर पे लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे हम लोग कृषि को पकड़ लेते हैं, तो कृषि में क्या होता है ना कि बहुत बड़े स्तर पे गाँव की तरफ जाएंगे तो बहुत बड़े स्तर पे रोजगार मिलता है। गाँव क्या, शहर में भी होता है, क्योंकि जो मार्केटिंग होती है, जो जो भी कृषि के थ्रू जाया जाता है, जो भी फ्रूट्स होते हैं, जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, वो सब शहरों में आते हैं। तो उससे भी क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे कि बहुत सारे लोग कहीं मार्केट में जाके सब्जी बेच रहे हैं, वेजिटेबल्स बेच रहे हैं, कोई ठेले लगा के वेजिटेबल्स बेच रहा है, तो ये भी एक काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स है। तो ये क्या होता है ना, जब ये चीज़ें बंद हो जाती हैं, एक्सेशनल में आती हैं, तो ये चीज़ें जब बंद होती है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट्स बोल देते हैं। ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा टाइप में क्या आता है, सेसनल अनएम्प्लॉयमेंट्स होता है। इसको भी कृषि के ही एग्जांपल पे समझते हैं कि क्या होता है कि जब रबी की फसल होनी होती है तो उस टाइम काफ़ी अच्छा खासा मतलब रोजगार बढ़ जाता है। और जब वो खत्म हो जाता है, जैसे जब थोड़ा सूखा टाइप का मौसम आ जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, गांव के लोगों के पास, किसानों के पास कुछ काम नहीं बचता है, तो वो एक बेरोजगारी हो जाती है जो परमानेंट नहीं होती है, टेम्पोररी बेस पे होती है। सेसनल अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोल सकते हैं हम लोग, इसको उस भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं। तीसरा आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में क्या होता है ना, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि लोग ज़्यादा बड़े स्तर पे पढ़े लिखे नहीं होने के कारण उनका जो काम है ना वो बढ़ नहीं पाता है, वो उस लेवल तक नहीं जा पाता है जहाँ वो एक्चुअली जाके काम कर सकते थे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि कोई एक कंपनी है, उसमें क्या हुआ कि उसमें एक फर्स्ट लेवल में काम हुआ, फर्स्ट लेवल में वो 10 मजदूर लेके काम कर लिया, 10 आदमी लेके काम किया। अब वो वहाँ से थोड़ा डेवलप हुआ, उसकी कंपनी थोड़ी विकास की, तो वो क्या हुआ, उसका काम करने का तरीका थोड़ा सा ऊपर हुआ। अब उसमें चाहिए कि उसमें हाईली स्किल्ड पर्सन चाहिए। तो जो पहले पर्सन थे वो हाईली स्किल्ड पर्सन नहीं थे, वो लो स्किल्ड पर्सन थे। अब क्या करेगा कंपनी, उनको बाहर निकाल देगा, फिर कहीं दूसरे जगह से हाईली स्किल्ड पर्सन को हायर करेगा। तो जो लोग बाहर निकले ना, उनमें क्या हुआ ना, शिक्षा का स्तर खराब होने के कारण उनको हम आगे ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते हैं कि भाई तुम लोग आगे ट्रेनिंग करो और तुम लोग ये लेवल से ये लेवल में जाओ। तो वो लोग जो बेरोजगार होते हैं ना, वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट्स की कैटेगरी में उनको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अभी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट्स में देख लें, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट्स में भी क्या होता है, ये हम लोग बोलते हैं साइकिल के रूप में काम करता है। कि मान लेते हैं कि कुछ महीने बेरोजगारी हुई, फिर कुछ महीने आपका रोजगार चला।
जैसे एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं, अभी हाल फिलहाल में अदानी का केस देख रहे थे हम लोग। क्या हुआ कि बहुत बड़ी कंपनी है अदानी, उसमें हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद उसमें शेयर मार्केट का उसका जो वैल्यू था बहुत नीचे गिरा। इकोनॉमिकल कंडीशन उसका खराब हुआ। इकोनॉमिकल कंडीशन होने के खराब होने के बाद बहुत जो आदमी शेयर खरीदे थे उनका शेयर में डाउन हुआ, उनका लॉस हुआ। वो भी एक तरफ का बेरोजगार आ जाता है इसके अंतर्गत। और उन्होंने क्या किया, स्टाफ की छटनी स्टार्ट की। थोड़ा बहुत उन्होंने स्टाफ हटाया। फिर क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, उनको जब क्लियरेंस मिल गया, तो उनका फिर से शेयर मार्केट हाई हुआ, फिर से उनका इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा हो गया। फिर उन्होंने नए स्टाफ लाए, भर्ती किए। ये क्या होता है, एक साइकिल होता है। तो इसको हम लोग क्या डाल देते हैं, साइकिलिकल अनएम्प्लॉयमेंट्स के कैटेगरी में हम लोग डाल देते हैं। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट्स क्या होता है कि चेंज इन टेक्नोलॉजी होता है। कोई कंपनी है कि पहले कोई कंपनी काम कर रही है ए टेक्नोलॉजी पे, अब वो क्या किया, थोड़ा डेवलप हुआ तो वो बी टेक्नोलॉजी पे काम करने लगा। तो जो ए टेक्नोलॉजी वाले बंदे हैं वो हट गए, बी टेक्नोलॉजी के लिए नया बंदे ले लिए। तो जो ए टेक्नोलॉजी वाले हैं उनको क्या हुआ, वो वहाँ पे बेरोजगार हो गए। तो इसको टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट्स के कैटेगरी में ला देते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट्स क्या होता है कि जैसे कोई एक लड़का है, वो कोई पुरानी कंपनी में काम कर रहा है, दूसरी कंपनी से ऑफर आया, उधर रिजाइन मार दिया, इधर अभी ज्वाइनिंग नहीं किया है, तो बीच का जो टाइम लैग होता है, टाइम गैप होता है, उसमें वो क्या होता है, बेरोजगार हो जाता है। तो उसमें क्या हुआ कि वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट्स की कैटेगरी में आ जाता है। अब लास्ट है वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है कि लोग बिना किसी उचित नौकरी के अनुबंध के अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं, और इस प्रकार उन्हें कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिल पाती है। या बहुत सारी जो कंपनियां हैं, जो छोटे छोटे फॉर्म है, उसमें क्या होता है, लोगों को रखा जाता है बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। और उसमें एक टाइम आने के बाद क्या होता है, वो लोग को निकाल दिया जाता है बिना किसी अग्रिम नोटिस के, बिना किसी सूचना के। तो उसमें जो कैटेगरी में जो लोग वो आते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट्स बोलते हैं उनको। अब इसके बाद ये कि अनएम्प्लॉयमेंट्स को मेजरमेंट कैसे करते हैं, और उसको कैसे मतलब मापा जाता है कि भाई कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है अभी आज के टाइम पे। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, एक संगठन है जिसको बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। भारत में जो भी बेरोजगार व्यक्तियों की जो गणना की जाती है, वो इन्हीं के रिलीज डाटा के आधार पे की जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। ये सर्वे के अंतर्गत ये लोग क्या करते हैं कि एक तो ये सर्वे क्या होता है, शहर में और गांव दोनों में किया जाता है। और इस शहर और गांव में ये सर्वे किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं ना कि देश भर में लगभग 7,000 गांव और 6,000 शहर जो ब्लॉक्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, इसके अंदर कवर करते हैं। और ये क्या होता है, ये त्रैमासिक आयोजित किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा बात क्या है कि इसमें ये जो कवर करते हैं गांव और शहर को, इसमें 1 लाख से अधिक घरों को कवर करते हैं। और जिसमें 4 लाख से अधिक लोगों का क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, कौन एम्प्लॉय हैं, कौन अनएम्प्लॉय है। तो इस सर्वे के हिसाब से जो डाटा रिलीज होता है, उसके बिहाफ पे हम लोग इंडिया में जो भी बेरोजगार दर है, उसको क्या किया जाता है, गणना किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। हालांकि ये तो मेजरमेंट का एक तरीका हो गया। अगर मैथमेटिकल तरीके से बात करें तो इसके दो तीन फार्मूला हैं जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है ना, अगर मैथमेटिकल के बेस पे अगर हम लोग को अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करना है, तो यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूले में देख सकते हैं कि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाई सिविलियन लेबर फोर्स, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको अनएम्प्लॉयमेंट रेट मिल जाएगा। एक और फार्मूला यहाँ पे दिया गया है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट को निकालने का तरीका बताया गया है, जिसमें क्या बोला गया है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन। इससे भी क्या कर सकते हैं, हम लोग अनएम्प्लॉयड रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि एक संगठन है, एक बोल सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके तरफ से कुछ डाटे रिलीज किए जाते हैं। हमेशा करते हैं इसका क्या है, काम ही यही है कि जो बेरोजगार का दर है उसको क्या करता है, कैलकुलेट करता है, गणना करता है। उसके बाद वो कुछ डाटा रिलीज करता है, पब्लिश करता है, उसको बोल सकते हैं। तो उस संगठन का नाम है CMIE, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। यह एक संगठन है, ये क्या करता है, बेरोजगारी दर को मापता रहता है या मेजर करता रहता है। तो इसके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हुआ, वो क्या हुआ, 29% ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। जो सीरियस कोविड पीरियड था, उस समय क्या हुआ, बेरोजगारी दर बढ़ गया। जिस टाइम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता था, लोग बहुत सारे इधर उधर घर पे आके बैठ गए, बहुत सारी कंपनियां क्या हुई, बंद हो गई, ठप हो गई। तो उस टाइम क्या हुआ, बेरोजगारी दर था वो जो पीक पॉइंट पे पहुंच गया, बढ़ गया। तो ये डाटा क्या किया, CMI ने पब्लिश किया। फिर क्या हुआ कि जो बेरोजगारी दर मई 2021 में था, सेकेंड कोविड पीरियड के टाइम में, वो कितना था, 12% था। ये धीरे धीरे घट घट के 8.1% आ गया फरवरी 2022 में। तो ये CMI का काम है कि कुछ डाटा रिलीज करे, वो गणना करेगा, फिर डाटा रिलीज करेगा। और उसके हिसाब से हम लोग ये देखेंगे कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है अभी हाल फिलहाल इंडिया में। अभी देखेंगे कि जो अभी जैसे पहले देखे कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एक क्या करता है, सर्वे करता है, जिसमें बहुत सारे गांव और शहर को कवर करता है। इसने एक डाटा रिलीज किया जिसमें क्या हुआ कि भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बीच की जो बेरोजगारी दर है, वो 2023 दिसंबर में गिर के 8.7% हो गई। जो पहले कितना थी, पहले वो अक्टूबर में 9.4% थी। अक्टूबर में 9.4 हुई, फिर नवंबर में 8.9 हुई, फिर 8.9 से गिर के दिसंबर में 8.7% हो गई। ये जो डाटा है वो इंडियन क्या बोलते हैं, पेरियोडिक लेबर फोर्स द्वारा रिलीज किया गया था।
सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं कि इसमें अगर हम लोग को कंपेयर करना हो तो ये दिसंबर 2021 का डाटा है, जिसमें 7.8 टू 8.0 तक इसमें बेरोजगारी दर को दिखाया गया है। सबसे पीक पॉइंट यहाँ पे है, जिसमें हम लोग जैसे देखे थे कि अक्टूबर में जो था हमारा, वो 9 पॉइंट कुछ जाके यहाँ पे गया था। तो हालांकि ये तो कोविड पीरियड के बाद का डेटा है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोविड पीरियड के बाद में देखा जाए तो ये जो डाटा दिख रहा है, ये लगभग 9.4 के आसपास में था, जो अभी जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा, तो ये अक्टूबर में था। उसके बाद ये घट के दिसंबर में क्या हो गया, 8.1% के आसपास आ गया था। तो ये सीएमआई का डाटा रिलीज है, ये डाटा ग्राफ है एक तरफ से बोल सकते हैं। इसके हिसाब से हम लोग ट्रैक करते हैं कि किस मंथ में, कौन से साल में कितना बेरोजगारी दर था। अब अब जो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान, उनसे जब क्वेश्चन किया गया था, ये थी कुछ उन्होंने इसके संबंध में कुछ उनके क्या बोलते हैं स्टेटमेंट सामने आए थे बेरोजगारी के संबंध में। तो ये चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम में। तो इनका जो स्टेटमेंट था, उनका कहना क्या था कि 31% इंक्रीज इन नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट सिंस 2014-15। इनका स्टेटमेंट के हिसाब से 31% क्या हुआ, जो एडमिशन होता है गर्ल स्टूडेंट का, उसमें क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ 31% 2014 और 15 के दौरान, ड्यूरिंग द 2014 टू 2015। साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा था, ही सेड दैट अंडर द मोदी गवर्नमेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हायर स्टडी हैज इंक्रीज 20 to 25%। इनका एक और स्टेटमेंट जो अभी ये बोले कि जो मोदी गवर्नमेंट जो चल रहा था, ड्यूरिंग द मोदी गवर्नमेंट्स क्या हुआ कि जो हायर स्टडी के लिए, जो पहले मान लीजिए कि लड़के जो 100 जाते थे, उसमें क्या हुआ 20 to 25% का इंक्रीज हो गया। मतलब वहाँ पे लड़कों का जो एडमिशन 100 हो रहा था, वहाँ पे 120 हो गया, 125 हो गया। हुआ कि देखिए इनका स्टेटमेंट जो अभी 31% का जो वृद्धि में हुआ था उसके लिए। अब ये जो बोलते हैं कि 260 मिलियन, जो हमारा जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इन इंडिया देयर आर मोर देन 300 मिलियन स्टूडेंट, 260 मिलियन इन ग्रेड्स फ्रॉम 0 to 12 एंड 40 मिलियन इन हायर एजुकेशन। मतलब 260 मिलियन जो है वो 0 से 12 तक, और 40 मिलियन जो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। अब इन्होंने ये भी कहा था कि बहुत छोटे लेवल पे भी, बहुत कम लेवल पे जो कुछ स्टूडेंट है, जो क्या करते हैं, हम लोग बाहर जाता है स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो बहुत छोटे स्तर पे वो लोग जाते हैं। तो हालांकि इसका कोई गणना अभी नहीं है। अब थोड़ा इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो रीजन है हमारा बेरोजगारी का, और भारत सरकार द्वारा कौन कौन से सेम्स गवर्नमेंट के द्वारा इस पे लाया गया था, जो क्या किया अनएम्प्लॉयमेंट का, जिसका मेन प्रयास भी था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है उसको क्या करें, धीरे धीरे कम करें। अगर गाँवों के स्तर पे बात किया जाए, अगर गाँव में बात किया जाए, तो ये सारे प्रोग्राम का बहुत अच्छा खासा इफेक्ट पड़ा था। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड numerous initiative to cater the rise of unemployment in the country. Numerous same have been declared such as the one listed below. जैसे पहला देखते हैं तो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, ट्राइसेम्स। दूसरा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP, रूरल डेवलपमेंट एंड सेल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, RUDACT, और जवाहर रोजगार योजना हो गया, चाहे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन हो गया। हालांकि बड़े स्तर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का बड़ा हाथ था ये अनएम्प्लॉयमेंट्स को थोड़ा सा केटर करने के लिए, अच्छा खासा काम इस पे हुआ था। और दूसरा देखा जाए तो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जो था, ये भी अच्छा खासा इम्पैक्ट डाला था, और ये भी अच्छा खासा केटर किया था अनएम्प्लॉयमेंट्स को। तो ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, तो ये जो सेम्स है ना, ये जितने भी न्यूमेरस इनिशिएटिव लिए गए थे जो गवर्नमेंट के द्वारा जो लागू किए गए थे, इनका भी अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा इफेक्ट पड़ा था अनएम्प्लॉयमेंट्स को कैटर करने के लिए, उसको डील करने के लिए। लोग बहुत सारे शिक्षित भी हुए, और अभी इस पे ये सारी योजनाएं अभी भी कार्यरत हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं कि मेन कॉज क्या होता है जो अनएम्प्लॉयमेंट्स का हम लोग के यहाँ, जिसके कारण ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट्स होता है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो अभी हम लोग मतलब पूरा वर्ल्ड में पहला कंट्री हो गया है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन। मतलब अगर जनसंख्या के तौर पे देखा जाए तो हम लोग पहले हैं, विश्व में पहला स्थान है हम लोग का। तो जाहिर सी बात है, अगर ग्रोइंग पॉपुलेशन हो रहा है, डे बाई डे ग्रो कर रहा है। और दूसरा चीज़, एक चीज़ हम लोग और देख सकते हैं, हालांकि सरकार की भी बहुत सारी इसमें गलतियां हैं कि रोजगार होते हुए भी, पोजीशंस होते हुए भी, रिक्त पद होते हुए भी वो लोग भर्ती निकाल नहीं रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट्स है। साथ ही साथ अगर इस बात पे भी अगर हम लोग फोकस करें कि जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट पास होके निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं कॉमर्स से, बैचलर ऑफ साइंस कर रहे हैं, बहुत सारा सेक्टर से जो ग्रेजुएटेड पर्सन निकल रहे हैं। तो इतना सारे लोगों को रोजगार देना भी एक बहुत बड़ा कठिन काम है। तो ये एक मेन रीजन हो जाता है कि ग्रोइंग ऑफ पॉपुलेशन। फिर डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कृषि में धीरे धीरे कमी आना, जागरूकता कम होती गई, लोगों का उससे लगाव कम होते गया। क्या हुआ, लोग मूव करते गए, कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा लोग गए, जो जमीन पे काम, जो फसल वाला काम उगाना था, जो खेती करने वाला था, उसमें भी क्या हुआ, इसके कारण धीरे धीरे कमी आने लगी। तो ये भी एक मेन कॉज है।
ई मोबिलिटी ऑफ लेबर्स हो गए। ई मोबिलिटी ऑफ लेबर्स में जनरली बोल सकते हैं कि जो हम लोग मोबिलाइजेशन होता है उसमें भी कमी आने लगी। फिर लैक ऑफ रिक्वायर्ड स्किल्स हो गया, मतलब बहुत जैसा आदमी चाहिए वैसा आदमी मिला नहीं, जिस टाइप का आदमी चाहिए उस टाइप का स्किल्स वर्कर मिला नहीं, जिस कैटेगरी का हमको चाहिए स्किल उस कैटेगरी का किसी के पास मिला नहीं। फिर फॉल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, मतलब अगर पकड़ ले फॉल ऑफ कॉटेज और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसमें बहुत सारा क्या हुआ, हम लोग देखे भी हैं कि छोटी छोटी इंडस्ट्रियाज हैं वो गिर गई, उनके कारण जो उसमें काम करने वाले लेबर थे चाहे जो आदमी थे वो भी बेरोजगार हो गए। डिफेक्टिव प्लानिंग हो गया, मतलब गवर्नमेंट्स का कुछ अच्छा प्लान नहीं है कि किस प्रकार लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए अगर एक चीज़ का बात करें तो हम लोगों में क्या होता है ना, हम लोग आजकल बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं। हालांकि हम नॉन टेक्निकल पर्सन्स की यहाँ पे थोड़ा कम बात करेंगे, हम टेक्निकल के बारे में बात करना चाहते हैं। जो लोग आईआईटी से निकल के आईआईटी से बीटेक करके निकल रहे हैं, जो लोग प्राइवेट कॉलेज से भी बीटेक कर रहे हैं, एनआईटी भी कर रहे हैं, मतलब जो टेक्निकल पर्सन्स हैं। अब उनमें क्या आ जा रहा है ना, एक चीज़ हो जा रहा है कि हमको तो चाहिए भाई गवर्नमेंट नौकरी, चाहे कैसे भी चाहिए। अब होता क्या है कि जो लड़के इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं, जो लड़के टेक्निकल डिग्री करके बाहर आ रहे हैं कॉलेज से, अब उनमें क्या होता है ना कि उनको बेसिकली जाना चाहिए था कि भाई वो जाए किसी प्राइवेट फर्म में जाएँ, कोई बड़ी कंपनी में जाएँ, चाहे किसी भी कंपनी में कैंपस सिलेक्शन करके जाएँ, या जाना भी है गवर्नमेंट में तो पीएसयू कंपनी में जाएँ जहाँ टेक्निकल्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ उनकी ज़रूरत है। अब ये तो वहाँ जाते नहीं हैं, अब ये डूब जाते हैं कंपटीशन लाइन में। तो जो हालाँकि जो ये लोग का माइंड सेट ही हो जाता है वैसा कि भाई हमको लेना है तो सरकारी नौकरी लेना है, भौकाल ही है ना भाई वो। तो अब क्या हुआ, एक कंपटीशन लाइन में चले गए। अब जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए वो ये सब करके बैठे हैं, वो क्या होता है उनका थोड़ा-सा उनका जो एथिकल्स नॉलेज होता है वो थोड़ा अच्छा खासा होता है। टेक्निकल नॉलेज, मैथ, कैलकुलेशन ये थोड़ा उतना लेवल का नहीं होता है, जो हालाँकि फैक्ट है ये, जो आईआईटी और ये सब से कंपटीशन कर सके ये लोग लड़के से। तब क्या होता है, ये जाते हैं, ये उनका सीट कवर कर लेते हैं, उनका जहाँ सीट आना चाहिए उस पे बैठ जाते हैं, मेरिट हाई होता है और ये लड़के बाहर निकल जाते हैं बीए, बीएससी वाले। तो ये क्या हो जाते हैं, बेरोज़गार हो जाते हैं। अब मेरे को एक चीज़ क्या यहाँ पे दिक्कत होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक बीटेक मैकेनिकल से किया हुआ लड़का यूपी पुलिस में जाके भर्ती हो जा रहा है, तो उसका जो 4 साल का जो उसका एफर्ट था इंजीनियरिंग का, जो उसने 4 साल दिया था वहाँ पे, उसका तो अब जीवन भर कुछ यूज नहीं होगा वहाँ पे। क्या यूज करेगा अब यूपी पुलिस में जाके? तो बात ये है कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो जिस डिग्री को जिस बैकग्राउंड से लेके निकल रहे हो कॉलेज से, उस बैकग्राउंड में जाओगे तो वो क्या करेंगे, आप कंपनी को ग्रोथ करोगे, कंपनी ग्रोथ होगा तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ होगा, भारत ग्रोथ करेगा। किसी गवर्नमेंट कंपनी में गए तो वहाँ पे तुम्हारा जो स्किल्स है उसको यूज करके तुम उसको ग्रोथ कर सकते हो, अपने को ग्रोथ कर सकते हो। तो ये चीज़ें नहीं हो रही हैं आजकल, ये चीज़ टोटल अपोजिट हो जा रही हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर के लड़के डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब में जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़े स्तर पे ये चीज़ हो रहा है। अब क्या होता है ना, एक चीज़ और है, एक दो चीज़ और है जो हुआ बना हुआ है सरकारी नौकरी का, उसमें भी एक दो चीज़ और है। क्या होता है कि आईटी एनआईटी के लड़के जो निकल के गए, अब उनका क्या होता है, माइंड तेज होता है, तो वो लोग सोचते हैं कि हम लोग आईएएस निकाल लेंगे। निकालते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकालते हैं, लेकिन बहुत हद तक क्या होता है लड़कों से नहीं निकलता है। अब वो क्या हुआ, 4 5 साल बहुत रगड़े, बहुत कंपटीशन में आए, तैयारी किए, लेकिन नहीं हुआ। अब क्या हुआ, जो 4 साल उनका जो इंजीनियरिंग था, वो 5 साल निकलने के बाद 5 साल जो कंपटीशन में गए वो पूरा भूल गए। वो जब पूरा भूल गए तो उनको जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि कुछ भी मैटर ही नहीं रखता है अभी वहाँ पे आईआईटी एनआईटी क्या है, उनको जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक क्या है ना, बेरोजगारी को बढ़ाने का एक मेन फैक्टर्स हो जाता है। तो ये चीज़ें मेन मेन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जिसके कारण अभी दिन प्रतिदिन जो बढ़ती जा रही है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।